नमस्कार दोस्तों, हम गांधी जी पढ़ रहे हैं और गांधी जी में हमने अफ्रीका के उनकी पूरे जीवन को समझ लिया था और गांधी जी की भारतीय राजनीति में एंट्री करवा दी थी। तो पिछली क्लास तक हमने बात करी थी कि किस तरह से गांधी जी ने भारत में प्रवेश किया अफ्रीका की सफलताओं के बाद में, और फिर यहाँ आने के बाद में गांधी जी हरिद्वार गए, कोचरब में अपना आश्रम बनाया और 4 फरवरी 1916 को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो लेइंग फाउंडेशन कार्यक्रम था, जो शिलान्यास कार्यक्रम था, उसमें पहली बार भारत में पब्लिक अपीयरेंस लिया एक प्रकार से, और उसके बाद 1 साल का भारत भ्रमण किया। ये सारी बातें चली थी और आज हम बात करने वाले हैं उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कि अब गांधी जी का आरंभ में कौन कौन से आंदोलन थे। तो आज का हमारा जो मैटर रहेगा गांधी जी के आरंभिक आंदोलन पर रहेगा। ठीक है, कहाँ पे रहेगा? आरंभिक आंदोलन। ये वो आंदोलन है विद्यार्थियों जो गांधी जी ने श्रमिकों और मजदूरों के लिए किए थे। तो गांधी जी के जो स्टार्टिंग के जो आंदोलन थे वो बेसिकली श्रमिक और मजदूरों से प्रेरित थे, किसानों से के साथ में थे, ताकि गांधी जी जनता का सहयोग ले सके। अगर जनता का सहयोग लेना है आपको, तो आपको निश्चित रूप से जनता की समस्याओं को, जनता की जो मांगे हैं उनको एक प्रकार से हायर अथॉरिटी से करने होंगे। आपको उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, तभी जनता आपके साथ में खड़ी होगी और आंदोलन जन आंदोलन बन पाएगा। तो गांधी जी ने जब 1 साल की एक प्रकार से भारत यात्रा की, भारत का जब भ्रमण किया, तो उनको विभिन्न सारी समस्याओं के बारे में पता चला और गांधी जी का परिचय बड़े बड़े नेताओं से इस समय हुआ। विभिन्न प्रकार के जो भी सुधारक थे उनसे उनका परिचय हुआ और एक प्रकार से स्थानीय लोकल लीडर जो थे वो भी गांधी जी के कई सारे संपर्क में आए। तो इसके बाद क्या हुआ? तो गांधी जी की जो आरंभिक आंदोलन थे वो कृषक, मजदूर, ठीक है, इनको समर्पित थे। ठीक है, किसको समर्पित थे? किसानों और मजदूरों को समर्पित थे। क्यों थे? क्योंकि गांधी जी जन समर्थन लेना चाहते थे और भारत में मोस्टली पॉपुलेशन किसानों की और मजदूरों की थी। तो इस वजह से इनके साथ खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और तभी ये लोग गांधी जी के साथ में खड़े होंगे। ये कुछ उद्देश्य थे जिसकी वजह से गांधी जी जो है वो इनके साथ खड़े हुए और इनके साथ गांधी जी ने 3 आंदोलन किए। सबसे पहला कौन सा किया? चंपारण। ठीक है, चंपारण बिहार के अंदर, समझते हैं आगे। दूसरा किया अहमदाबाद मिल मजदूर, ठीक है, 1918 में। और तीसरा खेड़ा भी अहमदाबाद के पास में ही है और ये भी 1918 में। ये 15 अप्रैल को ज्वाइन किया था, ये कुछ 10 एक दिन बाद में 22 अप्रैल को ज्वाइन किया था। तो ये 3 गांधी जी के आरंभिक आंदोलन थे। यह आपके किसानों से प्रेरित था या किसानों के साथ में था और यह भी किसानों के साथ में था और यह था मजदूरों के साथ में, मिल मजदूरों के साथ। ठीक है, तो तीनों आंदोलन अगर आप देखोगे तो ये तीनों आंदोलन आपके 1917 और 18 में जो आंदोलन हुए, इन तीनों आंदोलन के अंदर गांधी जी ने किसानों और मजदूरों का साथ देकर गांधी जी ने एक प्रकार से यूँ कहिए कि आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में दिशा देने का कार्य शुरू कर दिया था। इससे पहले जितने भी आंदोलन हुए गांधी जी की एंट्री से पहले, उनमें आंदोलन तो था लेकिन जनता नहीं थी। ऐसी स्थिति में कोई भी आंदोलन इतना प्रभावी नहीं हो पाया। तो गांधी जी इसीलिए प्रासंगिक है कि गांधी जी से पहले आंदोलन जन आंदोलन नहीं होते थे, लेकिन गांधी जी के बाद आंदोलन जन आंदोलन हुए, क्योंकि गांधी जी ने जनता की उन बातों को पकड़ा था जो जनता चाहती थी। जैसे चंपारण में नील के किसान परेशान थे, उनका साथ दिया। अहमदाबाद के मील के मजदूर बोनस प्लेग को लेकर परेशान थे, प्लेग बोनस को लेकर उनका साथ दिया। खेड़ा के अंदर किसान लगान बंदी या माल गुजारी से परेशान थे तो उनका साथ में दिया। यहाँ पाटीदारों का जितना भी समूह था, पाटीदार, पटेल, ये सारे कुनबी, ये सारे के सारे लोग गांधी के साथ में हो गए। ये श्रमिक वर्ग पूरा साथ में हो गया।
चंपारण के लोग गांधी जी के साथ हो गए। तो स्टार्टिंग के 3 आंदोलन गांधी जी ने ये किए थे। इसमें राष्ट्रीय आंदोलन जैसा कुछ भी नहीं था, बस किसान और मजदूरों के हक की बात की थी गांधी जी ने। इसके बाद में आगे जब गांधी जी रोलेट एक्ट का विरोध करने वाले, इन तीनों के बाद में हम वही पढ़ने वाले हैं। रोलेट एक्ट, जलियांवाला और असहयोग आंदोलन, ये राष्ट्रीय आंदोलन का कार्यक्रम जो है वो गांधी जी का शुरू हुआ रोलेट एक्ट से। लेकिन गांधी जी का पहला आंदोलन भारत में कौन सा था? चंपारण। अब हम इस बात को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आते हैं चंपारण के ऊपर, और उससे पहले हम थोड़ा सा इसका मैप देख लेते हैं। ठीक है, ये नॉट टू स्केल, मतलब ये कि स्केल पर आधारित नहीं है। ये है चंपारण, यहाँ पे आया हुआ है, ये बिहार के अंदर। कहाँ पे है? बिहार के अंदर। यहाँ पे ये गांधी जी का पहला आंदोलन था भारत के अंदर। ठीक है, दूसरा है अहमदाबाद, ये अहमदाबाद है, और ये खेड़ा, पास पास में ही है दोनों, और दोनों ही गुजरात के अंदर है। ठीक है, ये लोकेशन आप अच्छे से देख लो। तो ये गांधी जी के 3 आरंभिक आंदोलन थे। पहला चंपारण, दूसरा अहमदाबाद, और तीसरा खेड़ा। ठीक है, कई बार ये ऐसे क्रम से पूछते हैं कि पहले कौन सा हुआ, बाद में कौन सा हुआ। तो खेड़ा और अहमदाबाद में बहुत कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि दोनों 1918 में, तो ऐसी स्थिति में गलत और हो जाता है। तो दोनों 1918 में महज 7 दिन का ही फ़र्क था। पहले गांधी जी ने अहमदाबाद में भाग लिया, और उसके बाद में गांधी जी ने खेड़ा में भाग लिया था। तो इनका क्रम जो है वो आपके इसी हिसाब से है, पहले सी आएगा, फिर ए, फिर के। ठीक है, तो चंपारण, और उसके बाद में अहमदाबाद, और लास्ट में आपके खेड़ा। खेड़ा के बाद में फिर गांधी जी जो है वो रोलेट एक्ट और जलियांवाला वगैरह वगैरह उसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो वापस आते हैं, अब चंपारण को समझते हैं। गांधी जी का पहला आंदोलन चंपारण। ठीक है, कहाँ पे है? बिहार में। अब इसके अंदर हम 3 बातें समझने वाले हैं। सबसे पहले हमें समझनी है कि इस आंदोलन के पीछे कारण क्या था। दूसरा पॉइंट हम समझेंगे कि इस आंदोलन का जो कारण था, तो रेसिस्टेंस कैसे हुआ, प्रतिरोध कैसे किया गया। ठीक है, और तीसरा पॉइंट हम इस आंदोलन में ये समझेंगे कि आपके परिणाम क्या निकले, जो प्रतिरोध किया गया जनता के द्वारा, उसके परिणाम क्या निकले। सबसे पहले हम आते हैं कारणों के ऊपर। ठीक है, कारणों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको संक्षिप्त में समझा देता हूं। हुआ यूं था कि 1860 से पहले, कुछ समय पहले, जो ये सूती वस्त्र होते हैं ना, ये वाइट कपड़े, इन वाइट कपड़ों के ऊपर आपको अच्छे से पता होगा कि थोड़ा सा नीला कलर करने के लिए, मतलब एक नीलापन झलके थोड़ा सा, तो वो नील करते थे। नील क्या करते हैं? जल में, पानी में डालते हैं, आज भी अपन करते हैं। वाइट कपड़ों के ऊपर नील को पानी में डालते हैं, उसके बाद में उसको वाइट कपड़ा जो था उसको वहाँ से निकालते हैं, तो उसके ऊपर हल्का सा नीलापन आ जाता है। तो नील की काफ़ी डिमांड हुआ करती थी, और नील भारत के अंदर होता था, इस क्षेत्र के अंदर। चूँकि नील वाणिज्यिक फसल है, और किसान खाद्यान्न फसलें ज़्यादा पैदा करते थे, क्योंकि भारत की जो खेती होती थी वो बेसिकली जीवन निर्वाह खेती होती है। लोग जो कृषि करते हैं उनका उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि उनका जीवन यापन अच्छे से हो जाए, इस वजह से खेती करते थे। तो इस क्षेत्र के जो किसान थे, इस क्षेत्र के किसान, तो इस क्षेत्र के किसान आपके जो कृषि कर रहे थे, वो सारी जो कृषि थी वो जीविका निर्वाह कृषि थी। और जीविका निर्वाह कृषि वाले किसानों को ये कहा गया कि आप जो है वो नील की खेती करो यहाँ पे। ठीक है, और नील की खेती करने के लिए अंग्रेज़ों से कुछ यूरोपियन प्लांटर्स का मतलब होता है जो प्लांट यहाँ पे लगा लेते हैं, तो यूरोपियन, जिन्हें हमारी सामान्य भाषा में निल्हे भी कहा जाता है, तो कुछ यूरोपियन कॉन्ट्रैक्टर भारत आए, इन्होंने यहाँ पे अपने प्लांट लगा लिए नील के। ये नील के प्लांट लगाने के बाद किसानों से नील खरीदते थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, किसानों से कॉन्ट्रैक्ट करवा दिए, अनुबंध करवा दिए। अनुबंध ये करवाए इन्होंने कि जो 20 कट्ठा जिसके पास भी खेती होगी ज़मीन, उसमें से 3 कट्ठा ज़मीन, जो कट्ठा ज़मीन मापने की एक प्रकार से इकाई है, उसमें से 3 कट्ठे ज़मीन पर नील की खेती करने किसान को ज़रूरी है। ठीक है, और वो 3 कट्ठे पर खेती करने का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दिया किसानों से, और वो नील किसानों से, ये जो नील्हे थे प्लांटर्स, ये खरीद लेते थे। ये इसका विरोध 1860 से शुरू हो गया था। आपने अच्छे से सुना होगा, नील विद्रोह भी हुआ था 1860, 59-60 के अंदर। तो 1860 से विरोध चल ही रहा था कि किसानों ने कह दिया था कि भाई इस प्रकार से ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन बाद में हुआ क्या, सबसे बड़ी मजाक तो तब हुई जब यूरोप के अंदर क्या हुआ कि जब
यूरोप के अंदर आर्टिफिशियल नील बनाना शुरू कर दिया। आर्टिफिशियल नील का मतलब है कि कृत्रिम नील जो फैक्ट्री में बनता है। तो फैक्ट्री में जब नीला कलर बनना शुरू हुआ तो वो चूंकि सस्ता था, ये तो प्राकृतिक नील तो महंगा होता है। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि कृत्रिम नील ने प्राकृतिक नील का स्थान ले लिया। तो जब कृत्रिम नील ने प्राकृतिक नील का स्थान ले लिया तो प्राकृतिक नील का मार्केट एकदम से ख़त्म हो गया। मार्केट ख़त्म हो गया तो जितने भी यहाँ पे प्लांटर्स थे उन प्लांटर्स को नुकसान होना शुरू हो गया। जो निल्हे थे अंग्रेज़, उनको नुकसान होना शुरू हो गया। अब नुकसान होना शुरू हो गया तो फिर किसानों को कहाँ से वो देंगे? सीधी सी बात है, किसान नील की खेती भी कर रहे थे और उनको कुछ मिल भी नहीं रहा था। ऊपर से इन्होंने क्या कहा, प्लांटर्स ने कहा कि जो विदेशों से हमें नुकसान हो रहा है इस नुकसान की भरपाई भी हम आपसे करेंगे, किसानों से करेंगे। या तो आप एक मुश्त दे दो हमें पैसे, या फिर एक मुश्त पैसे दे के आप कॉन्ट्रैक्ट से फ्री हो जाओ, और या फिर हम आपके अंदर ऊपर लगान जो है वो थोड़ी सी बढ़ा देंगे। ठीक है, जो टैक्स है आपके ऊपर लग रहा है उस टैक्स को बढ़ा देंगे ताकि हम हमारे जो प्राकृतिक नील का मार्केट जो गिरा है उससे जो हमें नुकसान हुआ उसकी हम भरपाई कर सकें। तो किसानों को तिहरा नुकसान हो रहा था। एक तो ये कि तीन कठिया प्रथा से वो बाहर नहीं आ पा रहे थे, दूसरा ये कि वो उनके ऊपर आपके वो चार्ज भी वसूले जा रहे थे जो आपके यूँ कहिए कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के गिरने के कारण नीलों को जो नुकसान हो रहा था उसकी भरपाई भी किसानों के ऊपर डाली जा रही थी। ऐसी स्थिति में चंपारण के अंदर हुआ आंदोलन। ठीक है, चल तो लंबे समय से रहा था लेकिन कोई ऐसा पुख्ता नेतृत्व नहीं था इनके पास में। अब अप्रैल 1917 के अंदर गांधी जी को आमंत्रित किया राजकुमार शुक्ल ने। तो गांधी जी वहाँ से जो है अपने साथियों के साथ में, राजेंद्र प्रसाद थे, जे.बी. कृपलानी थे, नरहरि पारिक थे, ठीक है, अग्रहार ब्रज नारायण सिंह थे, इसके साथ साथ में और भी कई सारे लोकल लीडर वगैरह, ये सारे लोग चंपारण पहुँचे। जब ये सब चंपारण पहुँचे तो धारा 144 लगाई, अशांति जिसे अपन कहते हैं कि 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, धारा लगाई। लेकिन गांधी जी को गिरफ्तार नहीं किया इन्होंने और वो धारा भी वापस ले ली और जांच करने की अनुमति दे दी गांधी जी को। गांधी जी ने यहाँ पे जांच करी, पता चला कि वास्तव में ये तो बहुत ही गलत हो रहा है यहाँ पे। और उसके बाद में जांच करी, उसके बाद में ब्रिटिशर्स पर नीलों के ऊपर एक दबाव बढ़ता गया कि आप नीलों पर कुछ कार्रवाई करो। ब्रिटिशर्स के ऊपर जब दबाव बढ़ा तो उन्होंने एक जांच समिति बिठाई सलाई के नेतृत्व में, और सलाई के नेतृत्व में जो जांच समिति बैठी उस जांच समिति में गांधी जी को भी उसका सदस्य बनाया गया। और फिर जांच समिति ने डिसीजन लिया कि वास्तव में 3 कठिया प्रथा जो है, 3 कठिया मतलब 20 कट्ठों में से 3 कट्ठों पर खेती करना नील की ज़रूरी है। 3 कठिया प्रथा को ख़त्म कर दिया गया और किसानों से जो भी उन्होंने वसूले थे अवैध रूप से पैसे वो हर्जाने को अपने पूरे करने के लिए, उसका कुछ प्रतिशत 25% वापस देने का फैसला किया गया। ये 25% अंग्रेज़ वापस किसानों को भुगतान करेंगे। और चंपारण एग्रीकल्चर एक्ट लाया गया, ज़मीन लैंड एक्ट लाया गया, जिससे चंपारण के किसानों को काफ़ी सारा फ़ायदा हुआ। इस प्रकार से गांधी जी का यह पहला आंदोलन जिसमें गांधी जी ने सत्याग्रह का उपयोग किया था, यह आंदोलन जो है वो एक प्रकार से पूर्ण रूप से सफल हुआ और यहाँ पर किसानों की जीत हुई। यहाँ की जनता पूरी गांधी जी की फ़ैन हो गई। क्यों? क्योंकि ये पहला अवसर था भारत में जब किसी स्थान पर किसानों का आंदोलन किसानों की शर्तों के अनुसार पूरा हुआ था। तो गांधी जी का ये पहला सफल आंदोलन था और इसमें गांधी जी ने बिहार और इसके आसपास के सारे क्षेत्रों का जनमत अपने पक्ष में कर लिया। ये गांधी जी के लिए भी सफलता थी, किसानों के लिए भी सफलता थी। हार थी तो महज और महज सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ों के लिए थी। नील्हे अपना बोरिया बिस्तर पैक करके इंग्लैंड वापस चले गए और एक प्रकार से, क्योंकि चंपारण में 3 पक्ष थे, एक किसान था, एक अंग्रेज़ सरकार थी और तीसरे वो यूरोपियन नील्हे थे जिनकी फैक्ट्रियाँ यहाँ पे थी। तो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था वो नील्हों ने कर रखा था, सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रखा था। ठीक है ना। गांधी जी ने दबाव नील्हों पर नहीं दिया था, सरकार पर दिया था कि आप नील्हों पर कार्रवाई करो ताकि किसानों को न्याय मिल सके। ठीक है, ये था चंपारण आंदोलन। तो अपन एक एक पॉइंट्स को समझते हैं वापस। तो सबसे पहले बात करेंगे कारण की। तो देखिए, यूरोपियन नील्हे या आप उसको प्लांटर्स कह दो। प्लांटर्स का मतलब जिसका
प्लांट था वहाँ पे। नील्हों ने चंपारण क्षेत्र में नील के प्लांट लगाए थे। ठीक है, नील के प्लांट लगाए थे। इन प्लांट में नील की आपूर्ति हेतु किसानों से कॉन्ट्रैक्ट किए गए थे, अनुबंध किए गए थे कि किसान को अपनी 20 कट्ठा भूमि में से, किसी के पास से ज़्यादा है तो उसके अनुपात में, भूमि में से 3 कट्ठा भूमि पर नील की खेती अनिवार्य है। नील की खेती अनिवार्य, इसे 3 कठिया प्रथा कहा जाता, प्रथा नाम दिया गया। ठीक है, तो 3 कठिया प्रथा थी, मेन मुद्दा यही था। आगे देखो क्या हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम नील बनने के बाद भारतीय प्राकृतिक नील की मांग कम हो गई। प्राकृतिक नील की मांग कम हो गई। इससे किसको नुकसान हुआ? नील्हों को नुकसान हुआ। ठीक है, आप साथ साथ में लिखते रहना। नील्हों को नुकसान हुआ। इस नुकसान की भरपाई नील्हे किसानों से करना चाहते थे। किसानों से करने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, बात समझ रहे होंगे आप इसको। तो नील्हों को नुकसान हो रहा था, यूरोपियन प्लांटर्स थे ये सारे के सारे। देखो, सरकार का इनसे कोई संबंध नहीं था। सरकार केवल इस क्षेत्र पर शासन कर रही थी, लेकिन नील्हे प्राइवेट थे, ये अपना काम कर रहे थे। ये प्राइवेट फैक्ट्रीज थी, कॉन्ट्रैक्ट इन नील्हों ने कर रखे थे। ठीक है, इनके ऊपर सरकार का नियंत्रण जरूर था, लायबिलिटी सरकार की जरूर थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में सरकार का कोई ऐसा कुछ भी नहीं था। आगे देखिए क्या हुआ। प्रयास कर रहे थे। ठीक है, क्या प्रयास कर रहे थे? नुकसान की भरपाई किससे करनी थी? भरपाई नील्हे किसानों से करने का प्रयास कर रहे थे। और इस हेतु इन्होंने किसानों को 2 ऑप्शन दिए, या तो कि हम आपके ऊपर टैक्स बढ़ा देते हैं, या आप जो है वो हमें जो हमारा नुकसान हुआ है वो हम बता देते हैं, एक मुश्त हमें दे दो और आपको हम कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त कर देंगे, फिर आप अपने हिसाब से जो खेती करना हो कर लेना।
ये दोनों ही विकल्प ठीक नहीं थे। क्यों भाई? नुकसान आपका हुआ, किसानों को इससे क्या मतलब? किसान कौन सा चाह के नील की खेती कर रहा था? ऐसी स्थिति में यहाँ पे आंदोलन हुआ। थोड़ी बात लिख के कारण पूरा हो जाएगा, ठीक है? आप इसको लिख लो, फिर मैं इसको अगली पे ले रहा हूँ, ठीक है? ये हो गई बात यहाँ पे एक कारण के रूप में। अब देखो आगे क्या हुआ। अब नील्हों ने किसानों से 2 मांगे रखी। किस लिए? भरपाई के लिए। जो इनको नुकसान हुआ था अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से, उसकी भरपाई कैसे करनी है, उस प्रकार से भरपाई कैसे करनी, उसके लिए किसानों से 2 मांगे रखी। किसने रखी है? नील्हों ने रखी है। एक इन्होंने कहा सरहबेसी। सरहबेसी क्या था? सरहबेसी का मतलब था कि लगान में वृद्धि। मतलब ये था कि जो किसान लोग लगान देते हैं उसमें हम थोड़ी वृद्धि कर देंगे, और उस लगान को आप बढ़ी हुई लगान को देते रहना, और धीरे धीरे जैसे हमारा अर्जाना हमें लगेगा कि पूरा हो गया, उस दिन हम आपको है वो अनुबंध से मुक्त कर देंगे। या तवान। तवान का मतलब था एक मुश्त आप अर्जाना हमें दे दो, एक मुश्त अर्जाना दो, ठीक है? ये 2 प्रस्ताव रखे नील्हों ने, किसानों से 2 मांगे रखी। किसके बदले? अनुबंध मुक्त करने के बदले। अनुबंध मुक्त करने के बदले। ये बात थी। और इसके साथ साथ किसानों पे और भी अत्याचार हो रहे थे। अत्याचार यहाँ पे ये हो रहे थे कि जमींदार लोग जो है किसानों से खेती करवाते थे, उसके बदले उनको कोई मेहनत आना नहीं देते थे। उसको भी अपन आगे करेंगे। किसानों की 2 मेन मांगे थी। एक तो मांग ये थी, ठीक है, नील्हों वाली। दूसरी मांग क्या थी? दूसरा कारण क्या था कि जमींदार वर्ग अपने खेतों में बिना मेहनत आने के, मेहनत आना दिए किसानों से कृषि करवा रहे थे। ठीक है। तीसरा जो इसका में कारण था वो था कि किसान अत्यधिक ऋणग्रस्त हो चुका था। अत्यधिक ऋणग्रस्त हो चुका था तथा अत्यधिक ऋणग्रस्त तथा आर्थिक दुर्गति का शिकार था। ठीक है। तो कुल मिला के ये तीन कारण थे, जिसमें से मेन तो पहला जो लिखा वही था, दूसरा कारण और ये तीसरा कारण। ये मेन कारण था नील्हों वाला, ये था मेन कारण। अगर तीनों ही ऑप्शन में आ जाए तो भी आपको नील वाला ही करना है, क्योंकि बाकी कारण तो पहले से ही जिम्मेदार थे। आंदोलन हुआ तो सिर्फ इसके कारण हुआ, बाकी तो अन्य कारण थे। अगर ये आंदोलन नहीं होता तो अन्य कारण तो चलते ही रहते, आंदोलन नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये मेन कारण था। अब इस कारण के बाद में प्रतिरोध क्या हुआ, ठीक है, किस प्रकार से जनता ने आंदोलन का प्रतिरोध किया। तो अब अपन आते दूसरे पॉइंट के ऊपर। कारणों के बाद में हम बात करते हैं कि इस आंदोलन का प्रतिरोध क्या हुआ।
प्रतिरोध का मतलब रेसिस्टेंस, विरोध कैसे किया गया। ठीक है। अब देखिए प्रतिरोध की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे आसान बात है यहाँ पे, प्रतिरोध ज़्यादा कुछ दिक्कत वाला है नहीं। 1860 से विरोध चल रहा था। मगर 1917 में आंदोलन का रूप लिया। तब जब राजकुमार शुक्ल के, देखो साथियों ये सवाल कई बार पूछते हैं, ठीक है, क्या पूछते हैं कि गांधी जी किसके आमंत्रण पर चंपारण आए थे। एक तो ये सवाल पूछते हैं, कारणों से भी सवाल पूछा जाता है कई बार क्या बच्चों को कारण ढंग से समझ में आया नहीं होता है और इसका फ़ायदा परीक्षक ले लेता है। हम आगे अहमदाबाद पढ़ेंगे, कईयों को अहमदाबाद का कारण पता नहीं है, कईयों को खेड़ा का कारण पता नहीं, आधा अधूरा कारण पता होता है, फिर आधे अधूरे कारण से हम गलत करते हैं। पिछली बार एक फर्स्ट ग्रेड के पेपर में बारदोली किसान आंदोलन का एक सवाल आया था। 4 ऑप्शन ऐसे दिए परीक्षक ने कि अच्छे इतिहास के बच्चे भी गलत करके आ गए। ठीक है, मैं आपको आगे बारदोली भी पढ़ाऊँगा तो आपको समझ में आएगा कि परीक्षक हमेशा उस चीज़ का फ़ायदा लेता है जो हम एक प्रकार से कंसेप्ट को पूरा ठीक से समझते नहीं, वो वहाँ परीक्षक चोट करता है, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि यहाँ पर बच्चे को ठीक से समझ में नहीं आया, बस अपनी इसी कमज़ोरी का परीक्षक फ़ायदा उठाता है और फिर वो वहीं से प्रश्न दे देता है। फिर हम क्या करते हैं, फिर अब जैसे प्रश्न आ जाए, ऐसे इसी का आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन चंपारण के संबंध में ठीक है। फिर आता है कि इस चंपारण जो है वो नील की खेती के लिए तिनकठिया प्रथा के तहत किसान और ब्रिटिश सरकार के बीच में अनुबंध हुए थे। फिर ऐसे करके ऑप्शन दे देते हैं। अब ब्रिटिश सरकार के बीच में अनुबंध नहीं थे, अनुबंध थे नील्हों के साथ में, ठीक है ना। नील्हे ब्रिटिश सरकार से संबंधित नहीं थे, वो प्राइवेट कंपनीज के लोग थे, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई अडानी के कोई फैक्ट्री मुंबई में खुलती है किसान क्षेत्रों में, वहाँ से टमाटर की फैक्ट्री को खोल देते हैं। अडानी अगर वहाँ के किसानों से कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आजकल होती है, और नए कृषि अधिनियमों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रावधान भी था, वो जो अभी तो वापस उन्होंने रोल आउट कर दिए, वापस ले लिए। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो कंपनी का उन किसानों के साथ है। अब वो अगर अडानी किसानों के साथ अत्याचार करना शुरू करता है तो सरकार की जिम्मेदारी ज़रूर बनती है उसको रोकने की, अन्याय को नहीं होने देने की, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सरकार ने नहीं किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है अडानी ने। तो इस प्रकार का मैटर था यहाँ पे। तो अब देखो क्या हुआ, रूप लिया तब जब राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आमंत्रित किया। इस पर अप्रैल 1917 में अप्रैल 1917 में राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह,
नरहरि पारिक, JB कृपलानी, ठीक है, नरहरि पारिक, JB कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, महादेव देसाई, देसाई के साथ गांधी जी अप्रैल 1914 में 17 में, लिख लिया ना वैसे, गांधी जी चंपारण जाते हैं। देखिए यहाँ से एक सवाल और बनता है कि चंपारण गांधी जी के साथ निम्नलिखित में से कौन कौन से नेता थे। चूँकि गांधी जी का पहला आंदोलन है, इसलिए इसके बारे में आपको ऑल ओवर डिटेल अच्छे तरीके से 360 डिग्री होनी ज़रूरी है, ठीक है। बाकी अगर इसका आप आधी अधूरी जानकारी रखोगे तो कहीं से भी परीक्षक बीट कर सकता है आपको, ठीक है। तो कई बार ये ऑप्शन आते हैं, नरहरि पारिक, JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, अनुग्रह नारायण सिंह, इनमें से कोई से भी 2-3 ऑप्शन रहते हैं कि कौन सा साथ में था या कौन सा नहीं था। तो ये मेन नेता थे यहाँ पे। गांधी जी चंपारण जाते हैं, यहाँ पे गांधी जी को चंपारण में न प्रवेश करने देने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया। अब देखो ब्रिटिश सरकार का काम क्या था वहाँ पे। ब्रिटिश सरकार, या यूँ कहिए कि बिहार की जो सरकार थी उस समय, चूँकि अब आप कहोगे कि सर निलहों के साथ कॉन्ट्रैक्ट थे, सरकार बीच में क्यों आई? क्योंकि राज्य के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य होता है गवर्नमेंट का, कंपनी का नहीं होता है। वंडानी के खिलाफ अगर वहाँ पे वो लोग अगर खड़े हो जाते हैं तो वहाँ पे महाराष्ट्र की पुलिस आएगी, महाराष्ट्र का न्यायालय, महाराष्ट्र की सरकार उसको प्रोटेक्ट करेगी। दोनों के बीच में मामलों को शांति का पूरी जिम्मेदारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की होगी, न कि वहाँ पे अडानी की, ठीक है। तो सरकार ने शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु धारा 144 लागू की। और आपको पता ही है अभी कोविड की सिचुएशन में भारत में कई बार धारा 144 हर बार लगती रहती है, जिसमें है वो 4 है या 5 से ज़्यादा लोग है वो एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। ये इसलिए किया जाता है कई बार कि शांति व्यवस्था बनी रहे, ठीक है। लागू की, गांधी जी को जांच की अनुमति दी। गांधी जी अपने साथियों के साथ में चंपारण के अंदर किसानों से बात कर सकते हैं, ठीक है, अनुमति दी। गांधी जी ने चंपारण का भ्रमण किया, करीबन 20,000 से अधिक किसानों के बयान लिए। मतलब आप समझ सकते हो गांधी जी ने आंदोलन को शुरू कितना सिस्टमेटिक तरीके से काम करते थे। ये किसानों से 20,000 किसानों से बात करी, इसका मतलब आप समझ सकते हो कि वहाँ के आसपास के 40-50 हज़ार किसानों को सीधे तौर पे प्रभावित कर लिया। अब गांधी जी की अगर जीत होती है तो ये सारे किसान गांधी जी के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, ठीक है। तो 20,000 से ज़्यादा किसानों से गांधी जी ने बात करी, इनके बयान लिए। देखिए ये एक बात मैं क्यों बता रहा हूँ धारा 144 की, ये सवाल कई बार बनता है कि गांधी जी की पहली बार अंग्रेज़ों ने गिरफ्तारी कब की। ऑप्शन चंपारण भी आता है, लेकिन ध्यान रखना विद्यार्थियों, चंपारण में गांधी जी को गिरफ्तार नहीं किया गया था। गांधी जी की गिरफ्तारी पहली बार आपको देखने को मिलेगी जलियांवाला हत्याकांड से थोड़े दिन पहले पलवल के अंदर। मैं आपको समझाऊंगा आगे, जस्ट शायद अगली क्लास में आ जाएंगे हम वहाँ पे। तो वहाँ पे गांधी जी की पहली गिरफ्तारी हुई थी, न कि चंपारण में। ये प्रश्न कई बार स्टूडेंट गलत करके आता है। चंपारण के अंदर धारा 144 लगी थी, ठीक है,
और उस समय इनको गिरफ्तार नहीं किया। हालांकि गांधी जी ने कहा था मुझे गिरफ्तार करो, लेकिन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अंग्रेज़ों को अच्छे से पता था कि गिरफ्तारी करते ही एक व्यक्ति जो है वो आपके महाव्यक्ति बन जाता है, लोगों के लिए वो हीरो बन जाता है। और अंग्रेज़ नहीं चाहते थे गांधी जी इनके लिए हीरो बने, और लोग बिना गांधी जी के भ्रमण किए गांधी जी के साथ हो जाएंगे। और अंग्रेज़ ऐसी गैदरिंग नहीं चाहते थे, इसलिए गिरफ्तारी नहीं किया। ठीक है, कई बार गिरफ्तारी सरकार के लिए भारी पड़ जाती है। ठीक है, तो 20,000 किसानों से बयान लिए। ये गांधी जी ये सारे कार्य जो है वहाँ पर कंटिन्यू कर रहे थे, और साथ साथ में जो स्थानीय नेता थे राउत, खंडेराव राय, उनका भी सपोर्ट लिया। स्थानीय नेताओं स्थानीय नेता कुछ संत, वहाँ पे एक संत थे, संत राउत व खंडेराव राय का समर्थन लिया। अब ये सिलसिला आप यूँ समझिए 4-5 महीने तक चलता रहा, ये प्रतिरोध चल रहा है। अब ब्रिटिश सरकार पर दबाव बना, ब्रिटिश सरकार पर क्या दबाव बना देखिए। अब जो है सरकार पर ये दबाव बना कि देखिए, एक तरफ थी सरकार, एक तरफ थे किसान, एक तरफ था आपके नील्हे। कॉन्ट्रैक्ट थे इनके बीच में, आपस में कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में था। सरकार तो केवल मॉनिटरिंग कर रही थी, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। अब सरकार के ऊपर दबाव बना कि गांधी जी का आंदोलन बढ़ता जा रहा है, जन समर्थन बढ़ता जा रहा है, बहुत जल्द कुछ करना पड़ेगा, अन्यथा दिक्कतें बढ़ सकती है। अब इस प्रतिरोध को देखते हुए अब परिणाम आने शुरू हुए। ठीक है, तो प्रतिरोध पूरा हो गया है, अब हम परिणाम के बारे में बात करेंगे। प्रतिरोध में ये सारी चीज़ें हुई। यहाँ तक गांधी जी का कंटिन्यू जन समर्थन बढ़ता गया, और जन समर्थन बढ़ता देख अब अपन परिणाम पे बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब जब जन समर्थन बढ़ रहा था तो जन समर्थन बढ़ते देख गांधी जी ने देख, बिहार के गवर्नर, उस समय गवर्नर होते थे, गवर्नर एडवर्ड गेट ने, अब देखिए एडवर्ड गेट उस समय क्या थे, बिहार के राज्यपाल थे। और एडवर्ड गेट ने वहाँ पर आपकी एक कमेटी बिठाई। एडवर्ड गेट ने फ्रैंक स्लाई, ठीक है, ये नाम याद रखना, कम पूछा गया है लेकिन आगे पूछा जा सकता है। गेट ने फ्रैंक स्लाई की अध्यक्षता तथा टेलर की सचिवता में, फ्रैंक स्लाई की अध्यक्षता तथा टेलर की सचिवता आता है कि नहीं आता है हिंदी में मुझे नहीं पता, पर मेरे को ठीक लग रहा है यहाँ पे। तथा टेलर की सचिव में एक जांच समिति स्थापित की। इसमें गांधी जी को भी सदस्य बनाया, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन आता है कि चंपारण जांच समिति में गांधी जी भी सदस्य थे कि नहीं थे। बिल्कुल थे,
ठीक है। और ये कमेटी लगभग 6 महीने बाद लगभग अक्टूबर 1917 में बनती है, ठीक है। अब देखिए बनाया, इस समिति ने निम्न रिपोर्ट दी, समिति ने निम्न रिपोर्ट दी, निम्न रिपोर्ट दी। देखिए अब समिति रिपोर्ट क्या देती है, इसके बारे में भी हमें लिखना ज़रूरी है, काफ़ी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तीन कट्ठिया प्रथा, मतलब 20 कट्ठों में से 3 कट्ठे खेती करने की जो प्रथा थी नील की, वो 3 कट्ठिया प्रथा को समाप्त किया जाए। मतलब अब गांधी जी की ये बहुत बड़ी सफलता थी यहाँ पे, और किसानों की भी सफलता थी। अब वो अनुबंध से अपने आप ही मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा, किसानों से अवैध रूप से वसूली गए हर्जाना राशि का 25% पुनः लौटाया जाएगा, ठीक है। मतलब जो किसानों से इन निल्हों ने यह कहकर पैसे लूटे थे कि आप लोगों से हम वसूलेंगे, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो नुकसान हुआ है ये हम आपसे वसूलेंगे, ये उसके नाम पर जो अवैध वसूली की थी किसानों से निल्हों ने, इन निल्हों से 25% पैसे लेकर वापस लौटाए जाएंगे, ठीक है। 25% लौटाए जाएंगे, 75% तो निल्हे खा गए। तीसरा पॉइंट था आपके चंपारण एग्रीकल्चर एक्ट लेके आए नवंबर 1918 में, ठीक है। नवंबर 1918 में चंपारण कृषि अधिनियम लाया गया, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सुधार किए गए, ठीक है। ये 3 समिति ने ये 3 सिफारिशें दी अपनी रिपोर्ट के अंदर, और इस प्रकार से ये आंदोलन आपके समाप्त हो गया, ठीक है। परिणाम क्या हुआ ये आपने देख लिया, और अब देखते हैं कि इसके बाद कारण हो गया, प्रतिरोध हो गया, परिणाम हो गया, और थोड़ा सा अब इसका एक महत्व भी देख लेते हैं, गांधी जी के लिए इसका क्या महत्व रहा, ठीक है। और ये चौथा पॉइंट करके क्लियर कर लेते हैं, चंपारण हमारा पूरा हो जाएगा। सबसे पहली अगर अपन बात करें महत्व की, तो गांधी जी का यह भारत में पहला आंदोलन था, और पहली बार गांधी जी ने यहाँ पर यूँ कह सकते हो कि सत्याग्रह का प्रयोग किया था, ठीक है। सत्याग्रह क्या था, ये अपने आप में सत्य के लिए आग्रह ही था, और गांधी जी ने पहले सत्याग्रह का प्रयोग यहीं पे किया, ठीक है। इस प्रकार से गांधी जी को एक प्रकार से अपने पहले सत्याग्रह में भारत में जीत मिली। यहाँ पर गांधी जी ने जो भी 6, 7, 8 महीने गुजारे, उस दौरान गांधी जी ने यहाँ पे कई सारी ग्रामीण पाठशालाएं खोली, कई सारे ग्रामीण सुधार किए, साथ साथ में गो रक्षा हेतु भी प्रयास किए। गांधी जी को यहाँ पे आपके जो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी, उसके गांधी जी के यहाँ नारे लगे, तो चारों तरफ गांधी जी की प्रशंसा हुई। लेकिन
लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा गांधी जी के लिए नुकसानदायक सिद्ध हुई वो ये भी यहाँ पे कि इस आंदोलन के 3 कारण थे। कितने? 3 कारण थे। ये जो 2 कारण थे विद्यार्थियों, ये 2, इन पर गांधी खामोश रहे। जमींदारों वर्ग पर अपने खेतों में बिना मेहनत आने दिया किसानों पर कृषि, इस पर गांधी जी चुप रहे। साथ साथ में इसके ऊपर भी गांधी जी ने बात नहीं की और इन दोनों मुद्दों को इग्नोर किए जाने के कारण एन.जी. रंगा ने गांधी जी की चंपारण के अंदर जो नेतृत्व जो किया गांधी जी ने, उसका विरोध किया था। सवाल कैसे आता है कि चंपारण आंदोलन में गांधी जी के नेतृत्व का विरोध किसने किया था? एन.जी. रंगा ने किया था। ये है एक पक्ष जो आधा अधूरा किताबों में परोसा जाता है। दूसरा पक्ष क्या था कि इसके पीछे विरोध करने के पीछे कारण एक्चुअल में ये था कि गांधी जी ने इन मुद्दों को, जमींदारों के मामले में राजेंद्र प्रसाद और गांधी जी दोनों कहते हैं कि कायरों की तरह चुप रहे और ये तक कह दिया कि जमींदारों को आप अपना किसानों को कहा कि आप टैक्स देते रहिए, ठीक है, जमींदारों को टैक्स देते रहिए। इस कारण गांधी जी के ऊपर यहाँ पे एक आरोप लग गया। बाकी गांधी जी का मामला पूरा पॉजिटिव बैठा यहाँ पे, ठीक है। इस बात को हम लिख लेते हैं। पहला महत्व क्या लिखोगे? भारत में गांधी जी का सत्याग्रह का पहला प्रयोग सफल हुआ। एक चीज़ ध्यान रखना, कई बार सवाल ऐसे भी आता है कि गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब और कहाँ किया था। तब हमारा उत्तर निकलता सीधा कहाँ पे जाता है? तब हमारा उत्तर जाता है ट्रांसवाल के अंदर, जहाँ एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट जो आया था उसके विरुद्ध गांधी जी ने किया था। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है, ठीक है। भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पे किया गांधी जी ने? वो यहाँ पे किया था, चंपारण के अंदर, ठीक है। पहला प्रयोग सफल हुआ। यहाँ पर गांधी जी ने आंदोलन के साथ साथ ग्रामीण पाठशालाएं, विभिन्न प्रकार के सुधार, गौ रक्षा के हेतु प्रयास किए। इन कारणों के चलते गांधी जी एक जन नेता के रूप में उभरे। ठीक है, ध्यान रखना इसका। एक याद आ रहा था पॉइंट, लिख लेना। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। इस समय नहीं, इससे थोड़ी पहले दे दी थी। महात्मा की उपाधि का यहाँ नारों के रूप में उपयोग हुआ था। नारों के रूप में उपयोग हुआ था। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप कि गांधी जी ने जो है यहाँ पे गांधी जी को जो महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, तो महात्मा जय हो, महात्मा जिंदाबाद, ऐसे कई नारे यहाँ पे लगे थे। मतलब साफ है यहाँ पे कि गांधी जी यहाँ पे काफ़ी कुछ चर्चित हो गए थे। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे थी। ठीक है, और दूसरी बात, जमींदारों के खिलाफ शांत रहने तथा किसानों की मूलभूत समस्याओं
के मुद्दे पर को दरकिनार किए जाने के कारण मुद्दों को दरकिनार किए जाने के कारण एन.जी. रंगा ने गांधी जी का विरोध किया था। ठीक है, एन.जी. रंगा ने गांधी जी का क्या किया था? विरोध किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कई बार, क्योंकि सब जब आपके यूँ कहिए कि समर्थन कर रहे हो और तब आपके कोई एक व्यक्ति आके विरोध करे तो डेफिनेटली वो प्रश्न परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो ये चंपारण का काम हो गया पूरा। यहाँ पे चंपारण के बाद अब हम देखते हैं अहमदाबाद मील मजदूरों का आंदोलन। ठीक है, क्या था क्या नहीं था, अपन अभी इसको क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले मैप देख लो, चंपारण का काम हमने कर लिया यहाँ पे। अब देखते अहमदाबाद के अंदर क्या हुआ था। अहमदाबाद का जो आंदोलन था ये बेसिकली श्रमिकों का आंदोलन था। ये एक प्रकार से मजदूरों का आंदोलन था, किसानों का आंदोलन नहीं था। ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या था, 1917 के अंदर अहमदाबाद में प्लेग की बीमारी फैली थी। तो जैसे ही प्लेग की बीमारी फैली तो जो मजदूर लोग थे वो अहमदाबाद छोड़ के अपने घर जाने लग गए। और जब वो घर जाने लगे तो मिल मालिकों को ये लगा कि इस प्रकार से मिलों में काम कौन करेगा। तो एक डर सा कायम हो गया, कैसे भी करके इन मजदूरों के पलायन को रोका जाए। तो पलायन को रोकने के लिए इन्होंने वित्तीय लालच दिया मिल के मालिकों ने कि हम आपको बोनस देते हैं, जिसका नाम दिया गया प्लेग बोनस। हम आपको बोनस देंगे और आप यहाँ पे ठहर जाइए, अहमदाबाद के अंदर पलायन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लो अभी जैसे कोरोना, तो कोरोना की स्थिति में अगर मजदूरों को पलायन रोकना होता तो हम ये कह सकते थे कि आपको हम कोरोना बोनस देते हैं। मतलब कोरोना बोनस में देते, ऐसा नहीं, कोरोना बोनस देंगे, कोविड बोनस देंगे, आप यहीं पे रुकिए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति उस समय आई, तब इन्होंने प्लेग का बोनस देके मजदूरों के पलायन को रोक दिया। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे प्लेग का असर कम होता गया, और जैसे जैसे प्लेग का असर कम हुआ वैसे वैसे इन्होंने उस बोनस को हटाने का निर्णय लिया कि अब बोनस की ज़रूरत नहीं रही। लेकिन उस समय आपको अच्छे से पता होगा कि 1914 से 18 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, पहला विश्व युद्ध चल रहा था, और पहले विश्व युद्ध के कारण दुनिया भर का ट्रांसपोर्टेशन पूरा बिगड़ा हुआ था। सामान पहुंचता नहीं था टाइम पे, आयात निर्यात सारे बिगड़ गए थे। तो चीज़ें क्या महंगी हो गई थी, और युद्ध होते हैं तो चीज़ें अक्सर महंगी हो जाती, क्योंकि पैसा सारा युद्ध सामग्री में लग जाता है। तो 1917-18 में कीमतों में भी बेतहाशा वृद्धि हो रखी थी, और ऊपर से इन्होंने प्लेग बोनस हटाने का निर्णय ले लिया मिल के मालिकों ने। सरकार का यहाँ पे भी कोई हस्तक्षेप नहीं है, ध्यान रखना, ये मिल के मालिकों की बात है। चंपारण उन प्राइवेट यूरोपियन प्लांटर्स का मुद्दा था, ये मुद्दा है आपके मिल मालिकों का। ध्यान से समझना, चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, खेड़ा में कुछ अलग मामला आएगा। अब हुआ यूँ कि किसानों ने मिल के मालिकों ने डिसाइड किया, क्योंकि अहमदाबाद के अंदर कपड़ा मिलें बहुत थी, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी विद्यार्थियों कि जब अहमदाबाद की मिल जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट था, यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट व्यापार का केंद्र था। आगे समझाता हूँ कैसे। तो मिल के मालिकों ने कह दिया कि भाई हम आपको प्लेग बोनस नहीं देंगे। तो मजदूरों ने कहा कि आप चलो प्लेग बोनस मत दो, लेकिन हमारी वेतन वृद्धि है वो 50% कर दो।
1000 रुपये दे रहे हैं तो उसकी जगह 1500 कर दो। 2000 दे रहे हैं, उसको कहा, उसने कहा मुझे 3000 रुपये दे दो। क्यों? 50% आपको वेतन वृद्धि करनी जरूरी है, क्योंकि कीमतें इतनी बढ़ गई है कि उस वेतन से हमारा अब खर्चा नहीं चलता। 50% मांग को लेके किसान मजदूर अड़ गए। अब अनसुईया बहन, जो आपके सारा भाई, अंबालाल सारा भाई की बहन थी, और अंबालाल सारा भाई खुद मिल के मालिक थे वैसे, और अंबालाल सारा भाई पूरे आंदोलन में मिल मालिकों के साथ में रहे। अनसुईया बहन इस समय एक प्रकार से इन मिल मजदूरों के साथ में खड़ी रही, और इन्होंने डिमांड रखी कि 50% तक आपको वेतन वृद्धि करनी पड़ेगी, नहीं तो हम यहाँ पे मजदूरी नहीं करेंगे। और इन्होंने एक प्रकार से अनसुईया बहन ने इसका नेतृत्व किया। चंपारण की सफलता देखते हुए अनसुईया बहन ने निर्णय लिया कि गांधी जी को बुलाया जाए। गांधी जी को आमंत्रण भेजा, और गांधी जी उस समय, चूंकि कोच अरब मैंने आपको कल ही बताया था, आ चुके थे। गांधी जी को अनसुईया बहन का खत मिलता है, और खत मिलते गांधी जी है वो सीधे इन मिल मजदूरों के पास में आ जाते हैं। गांधी जी ने पूरी समस्या जानने के बाद कहा कि आप ऐसे करो, 50% वेतन वृद्धि की मांग तो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, आप 35% मांग की वृद्धि कर दो, मांग रख दो। ठीक है, मजदूर कन्विंस हो गए। मजदूरों ने कहा चलो भाई, हमारे को 35% आप वेतन बढ़ा के दे दो। अंग्रेजों ने कहा कि हम 20% से ज़्यादा 1 रुपया भी नहीं देंगे, और मजदूरों ने कहा कि हम 35% से नीचे 1 रुपया भी नहीं लेंगे, हमें 35% चाहिए। और दोनों के बीच में हो गई टसल, एक प्रकार से आंतरिक संघर्ष दोनों के बीच में। मजदूरों ने हड़ताल शुरू कर दी, गांधी जी भी हड़ताल में साथ में बैठ गए। आप देखिए क्या हुआ। कुछ दिन तक हड़ताल चली तो मजदूरों ने कुछ गांधी जी के ऊपर भी आरोप लगाए कि गांधी जी अंग्रेज़ों के साथ घूमते हैं, इन मिल मजदूरों के साथ में दावतें करते हैं, इनके साथ गाड़ियों में घूमते हैं, ये हमारी क्या मांग रखेंगे। गांधी जी को ये बात ठीक नहीं लगी। गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। गांधी जी ने आमरण अनशन जब शुरू किया कि मैं खाना ही नहीं खाऊंगा, मजदूर तो हड़ताल कर ही रहे थे। ऐसी स्थिति में जब कपड़ा मिलों में जब आपकी इस प्रकार से होती है स्थिति, तो सीधा इंग्लैंड प्रभावित होता था। वहाँ से पीछे से भी दबाव था कि कैसे भी करके हड़ताल ख़त्म करके काम वापस शुरू करो, हमारे को रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है। फिर एनी बेसेंट भी आती है, वहाँ पे नहीं आई, अपील करी एनी बेसेंट ने कि भारत के लिए गांधी जी को बचा लो। अंग्रेज़ों से भी अपील करी गई, अंग्रेज़ों पर भी दबाव था। अंग्रेज़ों ने कहा कि भाई हम 20 से ऊपर जाएंगे नहीं, और उन्होंने कहा हम 35 से नीचे आएंगे नहीं। गांधी जी का स्वास्थ्य खराब हो सकता था, इस डर को लेकर 3 दिन बाद 18 तारीख हाँ, क्योंकि भूख हड़ताल 15 तारीख के आसपास शुरू होती है। हड़ताल तो पहले चल रही थी, अनशन बाद में शुरू किया इन्होंने। 18 तारीख को गांधी जी की मध्यस्थता में दोनों पक्षों को एक प्रकार से सहमत हो गए, और एक की मांग 35 थी, एक कह रहा था हम 20% से ज़्यादा नहीं देंगे। 35 और 20 कितने हो गए? 55%। 55/2 कर दो आप, 27.5%, 27.5, हाँ। तो दोनों का आधा आधा करके दोनों को एग्री करवा दिया, और 27.5% वेतन वृद्धि के साथ में आंदोलन समाप्त हो गया। और ये तथा अंतरिम अस्थायी समाप्ति। फिर स्थायी समाधान के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया, और उस ट्रिब्यूनल के अंदर उनको कहा गया कि आप जल्दी इसकी रिपोर्ट दे देना। अगस्त में ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट आती है। अगस्त में रिपोर्ट में ट्रिब्यूनल ने सुझाव दिया कि आप 35% इनको टैक्स दे दो, वेतन वृद्धि कर दो। और इस प्रकार गांधी जी का दूसरा आंदोलन भी सफल हो गया। ठीक है, ये बात थी अहमदाबाद के मिल मजदूरों की। अब हम इसको लिख लेते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये कहानी ठीक लगी होगी, पूरी जो भी बात थी ये। और कई बार क्या होता है कि हमें लिखवाने से पहले ये थोड़ा बोल देता हूँ तो थोड़ा आपको ठीक लगता है, एक बार बोला हुआ सुन लोगे। कुछ बच्चे तो ऐसा मुझे बताया आगे सीधा फॉरवर्ड करेंगे, लिखना है हमें तो ज़्यादा। देखो जब तक समझोगे नहीं, पूरी बात को सुनो आराम से। और कई लोग डैड की स्पीड से भी सुनते हैं, आराम से सुनिए, उसके बाद में उसको अच्छे से लिखिए, फिर रिवीजन करिए।
ठीक है, अब अपन आते हैं अहमदाबाद के अंदर क्या हुआ। अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इसका कारण क्या था। देखो, कारण को हम चरणबद्ध तरीके से लिख रहे हैं, आप उसको लिख लेना अपने आप ही भाषा देके। प्लेग के कारण हो रहे मजदूर पलायन को रोकने हेतु मिल मालिकों ने मजदूरों को 35% मजदूरों को प्लेग बोनस दिया। ठीक है, प्लेग प्रकोप कम होने पर इसे हटाने का निर्णय लिया। आप भाषा ठीक ठाक भाषा देते रहना साथ में। मगर प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई के चलते मजदूरों ने मांग रखी कि प्लेग बोनस के स्थान पर वेतन में 50% वृद्धि की जाए। ठीक है, कितने? 50% वृद्धि की जाए। बस आगे थोड़ा ध्यान रखना, गांधी जी की सलाह पर 35% मांग कर दी। सलाह पर 35% कर दी गई। मतलब मजदूरों को कहा गया कि भाई 50% थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, हम मांग रखते हैं 35% की, थोड़ी रिजनेबल। ठीक है, 35% की वृद्धि की मांग की गई, वृद्धि की जाए। मगर मिल मालिक 20% से अधिक देने के लिए तैयार नहीं थे। देने के लिए तैयार नहीं थे, और ये था विद्यार्थियों इसका कारण। ठीक है, तो प्लेग के कारण हो रहे मजदूर पलायन को रोकने हेतु मिल मालिकों ने मजदूरों को प्लेग बोनस दिया और प्लेग प्रकोप कम होने पर इसे हटाने का निर्णय किया। लेकिन विश्व युद्ध प्रथम के कारण महंगाई के चलते मजदूरों ने मांग रखी कि प्लेग बोनस के स्थान पर वेतन में हमारी कितनी % वृद्धि की जाए, 50% हमारी वेतन बढ़ा दिया जाए। लेकिन गांधी जी की सलाह पर इन्होंने 50% की मांग को थोड़ी सहूलियत देते हुए उसने 35% कर दी गई। मगर मिल मालिक ने तो कह दिया कि हम 20% से अधिक देने के लिए तैयार नहीं है, हम आपको 20% से ज़्यादा नहीं देने, और यहाँ से टसल उत्पन्न होता है दोनों के बीच में। तो अहमदाबाद मिल मजदूर जो था आंदोलन, ये बेसिक आंदोलन था आपके मजदूरों और मिल मालिकों के बीच का। इसमें न सरकार थी, न किसान था, और न कोई अन्य वर्ग था। इसमें सिर्फ और सिर्फ मिल के मालिक थे और सामने सारे के सारे मजदूर थे, वो जो मिल के अंदर काम करने वाले।
ये तो हो गया कारण, आप लिख लो आराम से। अब आगे देखिए क्या हुआ। अब आते अपन प्रतिरोध कैसे हुआ इसका। प्रतिरोध, ठीक है। अब प्रतिरोध में हमें क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने, मैं एक एक पॉइंट को ला रहा हूं। सबसे पहले पॉइंट, आरंभ में नेतृत्व आरंभ में इसका जो नेतृत्व था वो किसने किया था? वो किया था आपकी अनुसुईया बहन ने, जो कि अंबालाल साराभाई की बहन थी। अनुसुईया बेन आरंभ में, एक मिनट, आरंभ में इसका नेतृत्व अनुसुईया बेन ने किया, ठीक है। अनुसुईया बेन ने किया था। अब देखो, अनुसुईया बेन ने किया था। अनुसुईया बेन कौन थी? ये थोड़ा सा ध्यान रखना इसको साइड में। अंबालाल साराभाई की बहन थी। भाई की बहन। साराभाई मिल मालिक थे, मिल मालिक थे और मिल मालिकों के पक्ष में खड़े थे। ऐसा नहीं था कि गांधी जी के विरोधी थे, क्योंकि गांधी जी ने जब साबरमती आश्रम बनाया था सबसे ज़्यादा पैसा इसी व्यक्ति ने दिया था, लेकिन इस मामले में वो गांधी जी के साथ में नहीं थे और मिल मालिकों के पक्ष में थे, ठीक है। तो अनुसुईया बेन ने किया था। आरंभ में इसका नेतृत्व अनुसुईया बेन ने किया था। तत्पश्चात बेन ने, मतलब अनुसुईया बेन ने, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, बेन ने गांधी जी को आमंत्रित किया, आमंत्रित किया, ठीक है। गांधी जी ने आंदोलनकारी मजदूरों के साथ हड़ताल का निर्णय किया, हड़ताल का निर्णय किया, ठीक है। ये बात है 15 तारीख की, 15 अक्टूबर, ठीक है। अक्टूबर नहीं, सॉरी, 15 फरवरी, मार्च की बात है। ये बात है 15 मार्च की, ठीक है। देखो, ये हड़ताल पहले से चल रही थी और ये हड़ताल जहाँ तक मेरी जानकारी है करीबन 17-18 दिन से ऑलरेडी चल ही रही थी। गांधी जी आके उस हड़ताल में बैठ गए। अब देखिए क्या हुआ। 15 मार्च को हड़ताल शुरू की और गांधी जी ने 15 मार्च को हड़ताल शुरू की, भूख हड़ताल, सॉरी, इसी आगे मैं इसी में लिख रहा हूँ, निर्णय किया। इसी दिन भूख हड़ताल आरंभ की, हड़ताल आरंभ की, आरंभ की, ठीक है। फिर आगे क्या हुआ? अब गांधी जी ने जब हड़ताल करी तो अब देखिए यहाँ पे तीनों पक्ष में एक प्रकार से गांधी जी तो उनके साथ में थे, मजदूरों के साथ में। अंग्रेज़ मजदूरों की बात मान नहीं रहे थे। गांधी जी मजदूरों के साथ में आके हड़ताल पे बैठ गए। अब गांधी जी ने अनशन शुरू कर दिया
अनशन शुरू किया तो गांधी जी की स्थिति ये थी कि क्या पता अनशन में तबीयत खराब भी हो सकती है। तब कई सारे नेताओं ने मजदूरों से आग्रह किया कि भाई अंग्रेज़ तो मानने नहीं है, गांधी जी मानेंगे नहीं, तो आप ही थोड़ी सी अपनी मांग को नीचे लेके आओ ताकि समझौता बैठ जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आधे ये ऊपर आ जाए, आधे हम नीचे आ जाते हैं। मतलब ये हुआ कि 35 हम मांग कर रहे हैं, 20 वो दे रहे हैं, 35 + 20 बटा 2 एवरेज निकाल दो, 27.5 हो जाते हैं। 27.5 की मांग पर हम डन कर देते हैं। अंग्रेज़ों ने कहा ठीक है डन। अंग्रेज़ भी डन कर लिए, मजदूर भी डन कर लिए, और 18 मार्च को गांधी जी ने आमरण अनशन ख़त्म कर दिया। कुल मिला के हड़ताल चली 21 दिन। गांधी जी ने तो 3 दिन आमरण अनशन किया, बाकी हड़ताल पूरी कुल मिला के 21 दिन चली थी। ठीक है, तो आरंभ की। फिर आगे क्या हुआ देखिए। एनी बेसेंट जैसे नेताओं के आग्रह पर दोनों पक्ष 27.5% और 27.5% की वेतन जो वृद्धि थी, मैंने आपको इसका एग्जैक्टली रीज़न बता दिया कि एग्जैक्टली रीज़न क्या था इसका। ठीक है, पहले एक 35 पे अड़ा हुआ था, एक आपके 20 पे अड़ा हुआ था, तो दोनों पक्ष तो राज़ी हो ही नहीं रहे थे, तो फिर आपके दोनों का बीच का निकाल दिया, 35 + 20/2, तो अपने आप ही हो गया 55.5 बटा 2, 27.5। ठीक है, तो 27.5% पर है वो, दोनों पक्ष 27.5% वेतन वृद्धि पर राजी हुए। ये बात है 18 मार्च की, राजी हुए। और अंतरिम रूप से समाधान हो गया। ठीक है, अंतरिम रूप से हुआ है, स्थायी रूप से नहीं हुआ, अंतरिम रूप से हुआ। मतलब ये है कि स्थायी रूप से समाधान के लिए इन्होंने एक न्यायाधिकरण बिठा दिया था आगे। 18 मार्च को ये बात है वो पूरी हो गई थी और दोनों पक्ष 27.5 पर राजी हो गए। ठीक है, अब अंतिम रिपोर्ट नहीं आती तब तक 27.5% वेतन वृद्धि का लाभ मजदूरों को मिलता रहेगा। अब देखिए आगे क्या हुआ। स्थायी समाधान के लिए आनंद शंकर बापू भाई ध्रुव, एक ही व्यक्ति है ना, के नेतृत्व में एक न्यायाधिकरण गठित किया। ठीक है, जिसने अब ये एक ट्रिब्यूनल बैठाया। ट्रिब्यूनल क्या होता है कि एक यूं कहिए कि दो पक्षों के बीच में बैठाता है, मतलब दोनों पक्षों की जब सहमति होती है तब ट्रिब्यूनल बैठता है। तो इस दोनों पक्षों की सहमति के अनुसार इसको बैठाया गया था। अगस्त 1918 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिसमें 35% वेतन वृद्धि का सुझाव दिया। ठीक है, जो कि आगे चलकर बाद में मिली। तो स्टार्टिंग में 27.5% थी और बाद में 35%। इस प्रकार गांधी जी का ये दूसरा आंदोलन भी सफल हो जाता है। इसको आप आराम से लिख लीजिए। और अब हम इसके अंत में बात करते हैं इसके महत्व को लेकर। इस समय इसके क्या क्या इम्पोर्टेंस रहे ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। महत्व
ठीक है, पहला महत्व। अब देखो गांधी जी ने पहली बार यहाँ पे हड़ताल करी, हड़ताल साधन अपनाया। पहली बार हड़ताल साधन अपनाया, प्लस ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। गांधी जी ने पहली बार ट्रस्टीशिप सिद्धांत कब कहाँ दिया था? अहमदाबाद के अंदर सिद्धांत दिया। ट्रस्टीशिप क्या था? बेसिकली ट्रस्टीशिप का मतलब ये था कि मजदूरों, देखो जमींदारों को, मालिकों को ये कहा गया था, पूंजीपतियों को, कि पूंजीपतियों का परम कर्तव्य है कि वो मजदूरों के हितों की रक्षा करें। ट्रस्टीशिप में क्या होता था कि जिसके पास भी ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा है, उस पैसे का उपयोग वो आपके निम्न वर्ग के व्यक्तियों के कल्याण के लिए करें, ट्रस्ट के रूप में पैसे दें, ताकि उन लोगों का भी उद्धार हो सके। मतलब समाज के नीचे के वर्ग को ऊपरी रेखा में या समाज के मुख्य धारा में शामिल करना अपने पैसे से, इसे ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कहा जाता है। न्यास सिद्धांत जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं, तो गांधी जी ने न्यास सिद्धांत का प्रतिपादन यहीं से किया। ठीक है, कौन सा? न्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत यहाँ पे गांधी जी ने पहली बार दिया था। ठीक है, और गांधी जी ने भारत में पहली हड़ताल जो है वो भी यहाँ पर की थी। एक प्रकार से ये एक प्रकार से असहयोग आंदोलन ही था। ठीक है, असहयोगी था यहाँ पे। तो एक तो बात होगी ये इम्पोर्टेंस के रूप में। उसके बाद में दूसरी बात और भी थी कि अनुसुईया बहन व शंकर सेठ, शंकर, इसका पूरा नाम क्या था? शंकर लाल, हाँ सॉरी, शंकर लाल बैंकर था। ये बैंकर के सहयोग से 1918 में अहमदाबाद ट्रेड लेबर यूनियन, अहमदाबाद लेबर यूनियन ट्रेड लेबर यूनियन का गठन किया। ठीक है, और ये विद्यार्थियों उस समय की अपने आप में सबसे बड़ी संस्था थी। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि सबसे बड़ी यूनियन थी उस समय, अहमदाबाद ट्रेड लेबर यूनियन जो थी ये। इसकी स्थापना में भी गांधी जी की बहुत बड़ी भूमिका थी। ये 1918 में अहमदाबाद के अंदर भी थी। सहयोग जो था अनुसुईया बहन और शंकरलाल सेठ दोनों का इस समय रहा था। ठीक है, ये दो बातें हो जाती हैं यहाँ पे, ये इसका मेन इम्पोर्टेंस था। अब इसके बाद में तीसरा जो पॉइंट आके पड़ता है विद्यार्थियों, वो आता है हमारे यहाँ पे खेड़ा आंदोलन के बारे में। ठीक है, अब हम थोड़ा सा खेड़ा देख लेते हैं, उसके साथ ही हमारे ये तीनों आंदोलन पूरे हो जाएंगे। खेड़ा आंदोलन, खेड़ा दूर नहीं है, अहमदाबाद के पास में ही है। अनुसुईया बहन यहाँ से भी जुड़ी हुई थी। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे गांधी जी को बुलाया राजकुमार शुक्ल ने, यहाँ पे बुलाया अनुसुईया बहन ने, और खेड़ा में गुजरात सभा के सदस्यों के द्वारा बुलाया जाएगा, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, तो खेड़ा में समस्या क्या थी, पहले बात सुन लो फिर हम इसको लिख लेते हैं। खेड़ा के अंदर बेसिकली समस्या ये थी कि खेड़ा के आसपास एक प्रकार से जो लोग रहते थे वो थे आपके पाटीदार, पटेल। ठीक है, पटेल लोग थे, और कुनबी वगैरह ये सारे ज़मींदार अच्छे किसान थे, काफ़ी यूँ कहिए कि ऐसे पैसे वाले लोग थे, ऐसे कमज़ोर लोग नहीं थे। तो खेड़ा में क्या हुआ था कि अकाल जैसी स्थितियाँ बनी हुई थी, और अकाल के बावजूद भी वहाँ पे प्लेग भी फैला हुआ था, क्योंकि अहमदाबाद और खेड़ा बहुत दूर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इनकी खरीफ की फसलें ख़राब हो गई थी इस अकाल के कारण, और जब फसलें ख़राब हुई तो ये लोग टैक्स देने की स्थिति में नहीं थे। यहाँ पे बेसिकली कपास, तंबाकू, ये सारी फसलें होती थी यहाँ पे।
चंपारण की तरह नील वाला मैटर नहीं था तो ये भी किसान आंदोलन, लेकिन उसमें बहुत डिफरेंस थे। डिफरेंस क्या थे? वो कॉन्ट्रैक्ट मुक्त होना चाहते थे, यहाँ लगान का मैटर था। तो यहाँ पर अकाल के कारण फसलें खराब हो गई थी और सरकार का एक नियम था। नियम ये था कि अगर 25% फसलें खराब हो जाती है, अगर कुल फसलों का 25% ही मिलता है तो फिर उस साल लगान माफ़ हो जाएगी। तो 1917 में यही हुआ था। 1917 की फसलें 18 में रिकॉर्ड आए, तो पता चला कि भाई जो फसलें थी वो इतनी इस लेवल पे ख़राब हुई थी कि 25% फसलें भी किसानों को मिली नहीं थी। मतलब आप यूँ कहीं जो 100 क्विंटल होना था वहाँ पे 15-20 क्विंटल की फसलें हुई वहाँ पे किसानों की। तो मतलब सरकार का ये नियम था, अगर फसलें अगर 25% से कम होती है तो टैक्स लगान जो है माफ़ कर दी जाएगी। ठीक है। तो किसानों ने मोहनलाल पंड्या वगैरह इन्होंने मांग करी कि भाई सरकारी नियमानुसार हमें लगान में मुक्ति मिलनी चाहिए इस बार। अधिकारियों ने रिपोर्ट तैयार की। तो अधिकारी जब उन्हीं के थे तो उन्होंने रिपोर्ट ऐसी बनाई कि इनका 25% नहीं, इनको तो 50% उत्पाद मिल गया है। मतलब इन्होंने ऐसा कहा कि ये जो कह रहे हैं ना कि भाई हमें टोटल उत्पादन होना चाहिए था, उसका 25% भी नहीं मिला। किसानों की मांग ये थी कि भाई हमें तो 25% भी फसलें नहीं हुई इस बार। लेकिन अधिकारियों ने क्या कहा, इन्होंने रिपोर्ट ऐसी बनाई जिसमें 25% वाला क्राइटेरिया से तो दूर हो गए। अब क्राइटेरिया से जब दूर हो गए तो अब किसान किस बेस पे लगान मुक्ति की बात करें? और ये सरासर अन्याय दिख रहा था यहाँ पे। ऐसी स्थिति में किसानों ने एक प्रकार से बाइकॉटेड करना शुरू किया कि हम अब टैक्स नहीं देंगे। ठीक है। और अनुसुईया बहन ने इसका नेतृत्व किया स्टार्टिंग में। इंदुलाल याग्निक, वल्लभ भाई पटेल, महादेव देसाई, ये सारे लोग इस समय यहाँ पे थे। और अब गुजरात सभा बनाई इन्होंने और उस गुजरात सभा के सानिध्य से गांधी जी को आमंत्रण भेजा कि आप खेड़ा आइए। गांधी जी खेड़ा जाते हैं और खेड़ा जाने के बाद गांधी जी को जब सारी बातों का पता चला तो ये आंदोलन भी काफ़ी तीव्र आंदोलन था, ऐसा जैसा तैसा आंदोलन नहीं था यहाँ पे। तो यहाँ पर जब गांधी जी को इन सारी चीज़ों का पता चला तो उसके बाद में यहाँ धीरे धीरे गांधी जी का जन समर्थन बढ़ता गया। और इस जन समर्थन को बढ़ते देख यहाँ पे विद्यार्थियों सबसे इंटरेस्टिंग बात जो आई वो ये थी कि यहाँ पर मामला सरकार और किसान का था। अहमदाबाद के अंदर और चंपारण के अंदर मामले कंपनियों के थे। ठीक है। अहमदाबाद के अंदर मामला कंपनी का था, लेकिन खेड़ा में मामला था गवर्नमेंट अधिकारियों से डायरेक्ट। अब गवर्नमेंट अधिकारियों ने दबाव को बढ़ते देख बिना कोई हो हल्ला किए रात को है वो आदेश जारी किए, जिसमें ये कहा गया कि जो अमीर किसान हैं, जो समर्थ है देने में, वो टैक्स दे दें और जो गरीब है उनको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। सफलता तो मिल गई, लेकिन इस समय तक करीबन 80% 90% किसानों से डरा धमका कर अंग्रेज़ों ने कर वसूल कर लिए थे। इसलिए इतना यूँ कहिए कि फ़ायदे तो नहीं हुए, लेकिन सरकार झुकी अवश्य यहाँ पे। फिर रबी की फसलें आने वाली थी, जनवरी का महीना था। ऐसी स्थिति में फिर वो खरीफ की फसलों के लगान बंदी का जो मामला था वो थोड़ा पहले से ही कमज़ोर हो गया था। तो इस प्रकार से खेड़ा का जो आंदोलन था ये भी काफ़ी है वो एक प्रकार से सफल हुआ, आंशिक रूप से सैद्धांतिक रूप से सफल रहा। तो गांधी जी के पहले तीनों आंदोलन सफल हुए थे। ठीक है। तो तीसरा आंदोलन हम आज कर लेते हैं, बाकी का अपन कल देखेंगे। ठीक है। अब देखिए खेड़ा किसान आंदोलन के बारे में, इसमें भी हम वही 3 पॉइंट वापस वही समझने वाले हैं। खेड़ा किसान आंदोलन। खेड़ा किसान आंदोलन। ठीक है। अब खेड़ा किसान आंदोलन सबसे पहले हम देखेंगे कारण सबसे पहले देखना जरूरी है। और प्रश्न क्या है, आजकल कहीं से भी आ जाते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर आप
थोड़ा सरल पढ़ाऊँ। सरल तो भैया ऐसा है कि राजपत्रित अधिकारी बनना है तो थोड़ा हार्ड पढ़ना पड़ेगा। इन लोगों को राजस्थान के टॉप 100-200 स्टूडेंट में भी आना है, क्योंकि भाई 850-900 पोस्ट आएगी स्कूल लेक्चर की, आगे कॉलेज लेक्चर की भर्ती में भी 65-70 पोस्ट आएगी। तो जो कॉलेज लेक्चर की कर रहे हैं, इस बैच में कॉलेज लेक्चर के स्टूडेंट भी है, फर्स्ट ग्रेड की भी है, सारी है, सेकंड ग्रेड की भी है। कुछ बच्चे इस बैच को कॉलेज लेक्चर के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे स्नातक के अंदर ही है, वो लंबे टारगेट को लेके पढ़ रहे हैं, कुछ यूपीएससी के बच्चे भी हैं, सारे बच्चे हैं इसमें। तो कॉलेज लेक्चर की जो कर रहे हैं उनको तो टॉप 20 में आना है राजस्थान में, और जो स्कूल लेक्चर के कर रहे हैं उनको भी पोस्ट भली 850 हो, लेकिन आप ये मान के चलिए कि कैटेगरी वगैरह सब कुछ निकाल के 200-250 से ज़्यादा पोस्ट किसी को मिलती नहीं है। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान के टॉप 300 या 400 में आना है। लेकिन सर सरल पढ़ाओ आप, सर शॉर्टकट। देखो बेटा, ऐसा है, अगर नौकरी लेनी है, राजपत्रित अधिकारी बनना है, सीना ठोक के अंदर अगर आना है, और अगर यूँ कहिए कि एक सुनिश्चित चयन चाहिए, तो गहराई में उतरना पड़ता है। ऐसे मोती नहीं मिलते, ठीक है ना। शॉर्टकट कभी भी धोखा दे सकता है। इस प्रकार से की गई तैयारी, मैं कह सकता हूँ, आपको कभी धोखा नहीं देगी। आप, मुझे इतना एक्सपीरियंस है इस चीज़ का कि कोई 4, 5, 6 सवाल बाहर जा सकते हैं, 10, 15, 20 बार जा सकते हैं, 90% सवाल सीधे पढ़ते हैं आके, और जो 10, 15, 20% जो मेरे से कंटेंट से अगर बाहर निकल गए, वो या तो इतना सरल होगा कि नहीं लिखा है तो भी आप करके आओगे, या इतना गहरा कोई तथ्य निकालेंगे जो किसी पुस्तक में उनको सामान्य मार्केट में मिलने वाली पुस्तकों में होगा नहीं, तो कोई करके आएगा नहीं। तो अपने से जो भी तथ्य बाहर निकलना है वो आपकी मेरिट को प्रभावित नहीं करेगा। और कुछ आएंगे डीप विश्लेषण पे बेस पे, जिससे एक से अधिक उत्तर कई बार सही होते हैं, और आयोग जो मानता वही फाइनल है। ऐसे प्रश्न होते हैं 4-5, उसमें ना मैं कुछ कर सकता ना आप कुछ कर सकते, कर्म घर पे होते हैं, तो 2-3 वो ठीक बैठ जाते हैं, किसी के 1-2 गलत बैठ जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए तैयारी को धार देने के लिए समय खूब पड़ा है। शॉर्टकट की तलाश न करें। शॉर्टकट आपको फेल करवा सकता है, चाहे आप मेरे से पढ़ो, चाहे आप दुनिया के किसी भी टीचर से पढ़ो, ठीक है। इसलिए पढ़ाई करो तो दबा के करो, अगर नहीं करनी है तो छोड़ दो। देखो, यहाँ तो कंप्लीट इधर हो जाओ क्या कंप्लीट उधर हो जाओ, दोनों में से एक बात है, बीच वालों का भगवान ही मालिक है। इसलिए कहता हूँ कि भी कोई भी कार्य करो, पूर्ण मेहनत और लगन से करो, अन्यथा करो मत आप। मैंने ये बैच लिया है ना, तो मैं पूरी ताकत से काम करूँगा, और जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक करूँगा, ठीक है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता परीक्षा कब है, मैं मेरी क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला हूँ। मैं इसी शैली से, ऐसी डिटेल से, ऐसी गति से पढ़ाता रहूँगा। बस आप पढ़ते रहना, काम अपना अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। परीक्षा काफ़ी टाइम है हमारे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई बच्चे ऐसे मैसेज पूछते हैं, मुझे बहुत हंसी आती है, सर वीडियो कितने बनेंगे। ये तो ऐसे पूछते थे, सर बहुत प्रोफेशनल हो, और सर बहुत सारे पहले से ये ऑनलाइन बैचेज पढ़ा। मैं तो पहला बैच पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, मुझे क्या पता कितने वीडियो बनेंगे। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आज मैं कितने आंदोलन करवा के आ पाऊँगा। मैं 3 आंदोलन तैयार करके आया हूँ, और मुझे ये नहीं पता कि मैं कहाँ तक पहुँचूँगा। मेरा आगे बारदोली भी तैयार है, अब मैं खेड़ा तक ही आ पाया हूँ, बताओ। अभी मेरे को 15-20 मिनट बाद क्लास ख़त्म करनी पड़ेगी। तो मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा आंदोलन, मेरी क्लास किस आंदोलन पे ख़त्म होगी, ये तो थोड़ी पता चलता है। हाँ, ये है कि ऑफलाइन जब बैच लेते हैं तो 300-400 क्लासेस में कोर्स हो जाता है, मतलब 12 महीने में, 8-10 महीने में। तो ऑनलाइन क्या है ना, 2-2 क्लासें ले रहा हूँ, और ऑनलाइन थोड़ी सी जल्दी होती है, तो वो 10 महीने में कोर्स पूरा होता है, तो ये मेरा 8 महीने में हो जाएगा। तो मैंने जुलाई में काम शुरू किया है, तो ये इसलिए मैं बेस पे कहता हूँ कि मार्च-अप्रैल तक मैं आराम से पूरा कर लूँ। इसलिए मुझे ऐसा ना पूछें कभी भी वीडियो कितने बनेंगे। देखो, अगर एक शिक्षक अच्छा डिटेल से पढ़ा रहा है ना, ये आपका सौभाग्य है। बाकी अगर मैं शॉर्टकट ला के शुरू कर दूँ
तो फिर मेरे में और अन्य शिक्षकों में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, बहुत सारे गंभीर अभ्यर्थी जो पढ़ रहे हैं उनके लिए ये चीज़ें बहुत मज़ेदार है, और जिसको शॉर्टकट चाहिए, जिसको वीडियो काउंट करने हैं, उसके लिए तो भैया मैं तो क्या कोई भी नौकरी नहीं दे सकता। कंपटीशन बढ़ा भी है, इतना भी नहीं बढ़ा है जितना मतलब हम सोचते हैं। ढंग से तैयारी करने वाले के लिए कंपटीशन कुछ भी नहीं है, आधी अधूरी तैयारियां करने वालों के लिए कंपटीशन बहुत है। चलो, गांधी जी के लिए कोई कंपटीशन नहीं था इस समय, गांधी जी आराम से लड़ रहे थे। ठीक है, आगे देखिए कारण क्या था। कारण सीधा सा था कि फसलें खराब हो गई थी, अतिवृष्टि के कारण फसलें खराब, अकाल के हाल, अकाल की स्थिति, अकाल की स्थिति, प्लेग का प्रसार, विश्व युद्ध प्रथम के कारण बड़ी महंगाई के कारण बड़ी महंगाई, बड़ी महंगाई के बावजूद भी सरकार खेड़ा में लगान माफी नहीं कर रही थी। नहीं कर रही थी। ठीक है, अंग्रेजों नियमानुसार 25% से, ये 25% का दायरा कैसे तय होता था? मान लो कि जैसे 2022 के अंदर मान लो कि पैदावार हो गई 100 क्विंटल, तो 23 में अगर 25 क्विंटल हुई तो हम कहेंगे कि उत्पादन 25% ही हुआ। ऐसे तय होता था, बाकी क्या फिक्स कोई परिभाषा थी नहीं, और जब कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं होती तो उसका फ़ायदा अंग्रेज लोग ले लेते थे। ठीक है, 25% से कम उत्पादन हुआ था, कम उत्पादन होने पर लगान माफी का प्रावधान था, लगान माफी का प्रावधान था। मगर इस क्षेत्र के अधिकारियों ने रिपोर्ट में 25% से अधिक का उत्पादन बताकर लगान माफी से इनकार कर दिया। लगान माफी से इनकार कर दिया। समझ गए बात को? तो लगान माफ़ी करवानी थी, लेकिन लगान माफ़ी से इन्होंने इनकार कर दिया। ये था मेन रीज़न। अब अपन बात करते हैं कि प्रतिरोध कैसे हुआ। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे खेड़ा के अंदर कापड़गंज इलाका था। कापड़गंज इलाके के मोहनलाल पंड्या तथा शंकरलाल पारिख ने
लगानबंदी आंदोलन शुरू किया, ने नवंबर 1917 से लगानबंदी, कई बार ये सवाल आता है कि लगानबंदी आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था। लगानबंदी आंदोलन शुरू हुआ मतलब ये था कि लगान नहीं देंगे, आरंभ किया। ठीक है, किसने? मोहनलाल पंड्या और शंकरलाल पारिख ने। इन दोनों ने यहाँ पर क्या किया? लगानबंदी आंदोलन शुरू किया। फिर आगे क्या हुआ? जनवरी 1918 में, जनवरी 1918 में गुजरात सभा जो यहाँ गठित हुई थी, गुजरात सभा द्वारा गांधी जी को खेड़ा आमंत्रित किया गया, खेड़ा आमंत्रित किया गया। आमंत्रण तो पहले कर लिया था लेकिन गांधी जी थोड़े लेट पहुंचे। आमंत्रित किया गया, आमंत्रित किया गया। 22 मार्च, देखो ये अहमदाबाद की बाद में 1918 को गांधी जी ने आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में लिया। गांधी जी ने आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में लिया, अपने हाथ में लिया। ठीक है, अब देखो नेतृत्व हाथ में लिया। अब इसमें गांधी जी का सपोर्ट किसने किया? इंदुलाल याग्निक, ठीक है, याग्निक, महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, ठक्कर बप्पा, शंकरलाल बैंकर। देखो बैंकर और पारिख अलग अलग है। शंकरलाल बैंकर पैसे वाले थे, गांधी जी पास में रखते थे इनको। अनुसुईया बहन ने गांधी जी का सहयोग किया, ठीक है। ये गांधी जी के शागिर्द थे जो इस आंदोलन में गांधी जी के साथ में रहे। अब आगे देखिए क्या हुआ। अब गांधी जी के ये सारे लोग गांधी जी के साथ में थे और इन सारे लोगों के सहयोग से गांधी जी ने ये आंदोलन शुरू किया एक प्रकार से। और अब आगे देखो क्या हुआ। अब गांधी जी ने सबसे पहले ये आग्रह किया कि जिन जिन लोगों ने टैक्स नहीं, देखो जब लगानबंदी आंदोलन हुआ तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, कई लोगों के ज़मीनें कुर्क कर दी थी। और जब ज़मीनें इन्होंने कुर्क करी तो यहाँ पे आपके यूँ कहिए कि गांधी जी ने कहा कि जिन लोगों की ज़मीनें कुर्क की है वहाँ से आप है वो फसलें काटनी शुरू कर दो, इनके आदेशों की अवज्ञा करना शुरू कर दो। इसलिए कहते हैं गांधी जी का यह पहला भारत में सविनय अवज्ञा था। ठीक है, तो गांधी जी ने यहाँ पर क्या किया, अब आगे मैं इसको अगले पैराग्राफ पे ला रहा हूँ। गांधी जी के आह्वान पर मोहनलाल पंड्या पहले सत्याग्रही बने, जिन्होंने प्याज की फसल काटकर डूंगड़ बोलते थे उस समय वहाँ पे गुजरात में,
प्याज की फसल काटकर अवज्ञा की, अवज्ञा की। ठीक है, तो यह आपके गांधी जी का पहला, यूं कह सकते हो आप कि क्या था, अवज्ञा थी ये। ठीक है, अब देखिए क्या परिणाम निकले। ये तो था विरोध, प्रतिरोध हो गया। अब हम देखते हैं इसके परिणाम क्या निकले। अब विरोध बढ़ता देख सरकार ने आदेश देकर कहा कि जो समर्थ है वे लगान दें, जो असमर्थ है वो ना दें, असमर्थ है उनका लगान माफ़ किया जाए। लेकिन फ़ायदा क्या, ये डिसीजन इतना लेट आया था, तब तक ऑलमोस्ट, माफ़ किया जाए, ऑलमोस्ट सभी ने लगान दे दिया था, किया जाए। ठीक है, तो परिणाम क्या निकला, परिणाम ये भी आपके सैद्धांतिक रूप से क्या हुआ, ये भी एक प्रकार से सफल हो गया, क्योंकि अब कुछ ही सही, लेकिन गांधी जी ने, अंग्रेज यहाँ पे झुके ज़रूर थे। ठीक है, और अब लास्ट में देख लेते हैं इसके महत्व। पहला महत्व, गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा सफल हुआ। ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात, अगर अपन पत्रकार हर्डीमैन की बात माने, हर्डीमैन के अनुसार गांधी जी के नेतृत्व में यह पहला वास्तविक आंदोलन था, पहला वास्तविक आंदोलन था। ठीक है, तीसरा पॉइंट, यहाँ पे कुनबी, पाटीदार, पटेल बाहुल्य था, जो कि कपास, तंबाकू, प्याज की कृषि करता था, इनके मजदूर के रूप में बरइया जाति थी। ये ऐसी जाति थी जो पाटीदारों के अधीन रहकर काम करती थी, तो इन पाटीदारों ने इनकी भी एक प्रकार से मजदूरियां बढ़ा दी थी। ठीक है, बरैया जाति थी जो यहाँ पे इनके अधीन रहते हुए क्या करती थी, काम करती थी। ये एक प्रकार से कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि एक प्रकार से कि बरैया कौन थे या क्या थे। ठीक है, शंकरलाल पारिख ने खेड़ आंदोलन का पूरा इतिहास लिखा है। खेड़ा सत्याग्रह क्या, खेड़ा आंदोलन का पूरा, सत्याग्रह तो सभी में ही था, का इतिहास लिखा। ठीक है, तो ये था इसका छोटा मोटा इम्पोर्टेंस। लगभग सारी बातें हमने कर ली है यहाँ पे। तो अब मेरे हिसाब से हम देख लेते हैं। ठीक है, कर लिया होगा आपने।
अब कोई भी बात शेष नहीं बची है। ठीक है, तो ये बातें हो गई 3 आंदोलनों की गांधी जी की। उम्मीद कर रहा हूँ आज के तीनों आंदोलन आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। और अब कल हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते